नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड लघु पाराशरी में। नया वर्ष 2024 कैसा होगा, इस पर मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं और आज भी मैं 4 लग्न ले रहा हूं इस वीडियो में। ये लग्न है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। आप सब मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी वजह से आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। अब मैं आता हूं मूल विषय पर। सिंह लग्न, और यह विवेचना आधारित है 4 ग्रहों के गोचर पर, शनि, गुरु, राहु और केतु। मैं पहले भी कह चुका हूं, गोचर को, ग्रह गोचर को सदैव महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के बाद स्थान देना चाहिए। पहले आप देखें कि किसी घटना के लिए, जैसे मान लीजिए संतान की बात है, तो संतान प्राप्ति का योग व्यक्ति की जातक की कुंडली में है कि नहीं। अगर वह योग है तब उस योग को फलित होने के लिए जो आवश्यक महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं हैं वे आ रही हैं कि नहीं, चल रही हैं कि नहीं। इसके बाद आप गोचर पर ध्यान दीजिए। अगर कुंडली कह रही है कि संतान योग है, उसकी महादशा, अंतरदशा चल रही है, साथ ही साथ गोचर, विशेष करके गुरु और शनि का गोचर इस बात का प्रमाण बन रहा है कि यह घटना हो सकती है, तब आप मान लीजिए कि वह घटना निश्चित रूप से होगी। अब पहला, आज की पहली लग्न सिंह लग्न, राशि चक्र की 5वीं राशि। और याद करने का तरीका बहुत आसान है। शनि 11 मतलब कुंभ राशि में है, राहु 12 अर्थात मीन राशि में है, गुरु उसके बाद 1 नंबर मेष राशि में है, और मई से गुरु वृष राशि में चला जाएगा। राहु के ठीक विपरीत केतु कन्या राशि में है। इसको सम सप्तक कहते हैं, राहु से सप्तम भाव में केतु। अब अगर सिंह लग्न की बात करें तो शनि सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है, और यहां तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको दिग्बली क्यों कहा जाता है? किसी काम की निरंतरता को बनाए रखने का काम शनि का होता है। शनि शनि, लेकिन निरंतर काम करते रहना शनि की आदत। तो ये अगर शनि स्थिति में है, चाहे लग्न कुंडली में हो या फिर गोचर में हो, वैवाहिक जीवन को बनाए रखता है, चलाए रखता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा एक नीरसता जरूर रहती है। शनि हो या केतु हो, उसमें एक नीरसपन जरूर रहता है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों नीरस ग्रह हैं, शनि और केतु। और केतु शनि से भी ज्यादा होता है, लगाव भी करवा देता है। लेकिन शनि विवाह की निरंतरता को बनाए रखता है और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन के लिए जो कर्तव्य होता है उसका वह वाहन करता रहता है। तो ये बात हुई सिंह लग्न में शनि के गोचर की, जो सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। कुंभ राशि सप्तम भाव में आती है। उसके बाद अष्टम भाव में राहु आता है। अष्टम भाव, राहु रहस्यमय है, अष्टम भाव भी रहस्यमय है। लेकिन यह रहस्य किसी किसी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसी बीमारी दे सकता है राहु जिसकी एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल से होती है। राहु का किसी तरीके का संबंध अध्यात्म से नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति अपने को अध्यात्म की तरफ, वो अध्यात्म का भी सीधा संबंध रहस्य से है, लेकिन उस तरह के दर्शन से है जिसके बारे में ओशो बात करते रहे। तो अगर आप उधर मुड़े तो सावधानी रखें। अब केतु की बात करें, केतु 2य भाव में है, कन्या राशि में। परिवार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन धन के लिए ठीक हो सकता है। वो भी उतना ही जितना
आवश्यक है खर्चों को चलाए रखने के लिए, परिवार को चलाए रखने के लिए। गुरु नवम भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, वहां से बैठकर यह लग्न को देख रहा है, तृतीय भाव को देख रहा है और पंचम भाव को देख रहा है। इसमें से लग्न और पंचम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वह बहुत अच्छी है, व्यक्ति को धार्मिक बनाएगी और संतान की तरफ से अच्छे संबंधों का आशीर्वाद देगी गुरु की यह दृष्टि। उसके बाद क्या होगा कि गुरु दसम भाव में आ जाएगा मई से। जब दसम भाव में आएगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जहां गुरु काल पुरुष की कुंडली में उच्च का होता है। साथ ही साथ दूसरे भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो जो केतु के दुष्प्रभाव हो उनको यह दृष्टि समाप्त कर देगी। इसके बाद छठे भाव में दृष्टि पड़ेगी। तो गुरु की दसम भाव में स्थिति, द्वितीय भाव में स्थिति और चतुर्थ भाव में स्थिति एक अच्छी बात है। व्यक्ति को अपने व्यवसाय चलाए रखने में एक आसानी का एहसास होगा, कोई उसे दिक्कत नहीं महसूस होगी। ये तो बात हुई सिंह लग्न की। उसके बाद कन्या लग्न। लग्न में केतु है, व्यक्ति को धार्मिक तो बनाएगा, लेकिन अचानक कोई बीमारी भी कर सकता है, विशेष करके लग्नेश बुध अगर अष्टम, द्वादश या छठे भाव में है तब। शनि षष्ठेश है, साथ ही साथ पंचमेश है, तो पंचमेश से संबंधित शुभ फल, विद्या, परीक्षा, प्रतियोगिता, किसी तरीके का अगर न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन कोई जटिल बीमारी, कोई बीमारी भी केतु दे सकता है, अचानक दे सकता है, और गहन पीड़ा के बाद उससे परमानेंट मुक्ति आप कह सकते हैं, पूरी तरह से मुक्ति भी करवा सकता है। उसके बाद राहु सप्तम भाव में है, अच्छी स्थिति नहीं। जातक अपने शारीरिक संबंधों में अनेक तरीके के प्रयोग करेगा और वो कभी कभी उस पर भारी पड़ जाएगा। अगर विवाह वह करने वाला है तो उसकी विजातीय शादी हो सकती है, किसी दूसरे धर्म में शादी हो सकती है, या कोई दूसरी भाषा बोलने वालों से शादी हो सकती है, वाले से शादी हो सकती है, या विदेश में कहीं शादी हो सकती है। गुरु अष्टम भाव में है और उसकी पांचवी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, और नवीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि है वह अच्छी दृष्टि है। चतुर्थ भाव और अष्टम भाव दोनों मोक्ष के भाव हैं, तो साधना के लिए अच्छा समय है। साधना अगर करें कन्या लग्न वाले तो गुरु सहायक बनेगा उसमें और व्यक्ति को तमाम संकटों से बचाएगा। उसके बाद गुरु आ जाएगा नवम भाव में मई से, तब बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। उसकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर और पंचम भाव पर, साथ ही साथ तृतीय भाव पर। इसमें पंचम भाव पर व्यक्ति की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए, विशेष करके ऐसा वैवाहिक जीवन जो कोर्ट में होता है उसके लिए एक अच्छी स्थिति। और ये हो गई कन्या लग्न की बात। शनि छठे भाव में ठीक नहीं, राहु सप्तम भाव में ठीक नहीं, और केतु लग्न में अध्यात्म के लिए तो अच्छा, लेकिन बाकी चीजों के लिए ठीक नहीं, बीमारियों के लिए ठीक नहीं। गुरु अष्टम भाव में ठीक नहीं, लेकिन मई से गुरु की स्थिति ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसकी बात मैं करूंगा तुला लग्न की। उसके पहले मैं बता दूं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, तुला लग्न के लिए गोचर कई महीने में अच्छा होने जा रहा है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में है। संतान पक्ष से अच्छे संबंध, लेकिन उस संबंधों में एक रूखापन भी। व्यक्ति संतान के प्रति अपने दायित्व पूरा करेगा, लेकिन संतान को कभी कभी लग सकता है या व्यक्ति को कभी कभी लग सकता है कि संतान पक्ष से जो प्रेम उसे मिलना चाहिए वह प्रेम उसे नहीं मिल रहा। उसके बाद राहु है छठे भाव में। छठे भाव में राहु बहुत अच्छे फल देता है, और जब अगर राहुल गांधी की बात करें तो यह उनके लिए अच्छा होगा। राहु का गोचर 30 अक्टूबर से ही चल रहा है, और अगर आप
राहु की जब भी बात करें तो आप थोड़ा सा गहराई से सोचें। उनकी पार्टी के ही ऐसे लोग जो उनकी बात नहीं सुनते थे, उनको समय के चक्र ने किनारे कर दिया है। और बहुत से लोग यह कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए अच्छा बता रहे हैं, और ऐसा है भी, अच्छा भी। कांग्रेस के बूढ़े पुराने बुजुर्ग जर्जर नेता जो सदियों से कब्जा किए हुए थे उनकी पार्टी पर, और इन लोगों की बात नहीं मानते थे, उन्हें जनता ने, जो शनि का प्रतीक है और राहु भी शनि का ही एक तरह से प्रतिनिधि माना जाता है, तो उसने किनारे लगा दिया है। उसके बाद गुरु आएगा सप्तम भाव में। गुरु की स्थिति जिसको कहते हैं एक ट्रिकी कह सकते हैं आप। अब गुरु तो सप्तम भाव में अच्छा है। अगर व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, शनि की वहां दृष्टि भी पड़ रही, तो शादी करवा सकता है। गुरु है क्या? रोग और रिश्तेदार शादी में सहयोग करेंगे। आप ध्यान दीजिए, भारतीय शादियों में जब तक शादी नहीं हुई रहती, जब तक विवाह नहीं होता रहता, रिश्तेदार उसमें सहायक होते हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता है, उसके बाद वही रिश्तेदार जातक में या जातिका में कुछ ऐसे दोष निकालते हैं कि कभी कभी विवाह खतरे में पड़ जाता है। ये गोचर जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है वो ध्यान रखें, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी तरीके का षड्यंत्र हो सकता है। जातक और जातक से ज्यादा उसका जो साथी है, जीवन पार्टनर है, वह किसी कर्ज में फंस सकता है, किसी लत में फंस सकता है। ऐसा एक उदाहरण मेरे पास अभी है। वह शादी केवल इसलिए टूट गई और अभी जल्दी ही टूटी है गुरु के गोचर में सप्तम भाव में आने के बाद, क्योंकि लड़की की कुंडली की मैं बात बता रहा हूं। उसका पति, उसे व्यसन था ऑनलाइन गेमिंग का, और उसमें वो कर्ज से पूरी तरह से लद गया था। अब यह स्थिति खत्म कब होगी? मई से स्थिति खत्म हो जाएगी और गुरु आएगा अष्टम भाव में। वैसे तो अष्टम भाव का गुरु साधना के लिए अच्छा है, लेकिन बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि गुरु तृतीय से और खष्टेश है, तो एक विपरीत राजयोग बनाएगा। और विपरीत राजयोग जो बनाएगा, वह राजयोग कैसा हो सकता है? एक बार फिर से मैं राहुल गांधी को उदाहरण दूंगा। हार के बावजूद ऐसा हुआ कि उन्हीं के पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी या ऐसे लोग जो उनकी बात नहीं मानते थे, वे किनारे हो गए। तो यही होता है विपरीत राजयोग। इन सब योगों को बहुत सूक्ष्मता के साथ परीक्षण करने की जरूरत होती है, तब उस पर कोई कमेंट करना अच्छा होता है। तो ये तो बात हो गई तुला लग्न की। केतु 12वें भाव में, हालांकि यह बुध की राशि में है। बुध का कोई सीधा संबंध तो अध्यात्म से नहीं है, लेकिन यहां पर बुध नवमेश भी है, तो एक अच्छी स्थिति। अगर बुध नवम भाव में है तो एक अच्छी स्थिति, व्यक्ति विदेश जा सकता है। और बुध वाणी का स्वाभाविक कारक है, वहां पहुंचकर अपनी बात कर सकता है और वह बात उसके लिए लाभप्रद हो सकती है। उसके बाद वृश्चिक लग्न, मोदी जी की लग्न। यहां शनि चतुर्थ भाव में है। मोदी जी की मां का देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी जो चतुर्थ भाव के से संबंधित जो कारक हैं, उनका सुख उन्हें मिलेगा। लेकिन सुख क्या मिलेगा? वे निरंतर उन्हें मिलते रहेंगे वे सुख, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी भी देंगे। उसके बाद राहु पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु, अगर गुरु की स्थिति ठीक है, गुरु की स्थिति भी अभी ठीक नहीं, तो मई तक का समय विशेष रूप से वृश्चिक लग्न के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ठीक नहीं। किसी न किसी विवाद में वे फंसे रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी दोनों ही खराब स्थिति में है। गुरु आ जाएगा मई से सप्तम भाव में, तो एक अच्छी स्थिति बन जाएगी
और जो छठे भाव के खराब फल मिल रहे हैं वे समाप्त होंगे। उसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु धन वाले भाव में एक अच्छी स्थिति, धन की कोई कमी नहीं महसूस होगी। हाँ, ये भी बात है कि जितनी जरूरत होगी धन उतना ही मिलेगा। बस आज का वीडियो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को सुनने के लिए। एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने किसी वजह से मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले नए साल की भी शुभकामनाएं आप सबको।